बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। जैसा कि ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 3 है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कुछ हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा कि जो एरोमेटिक है ये एरोमा से निकला है। एरोमा मीन फ्रेगरेंस। शुरू में जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे इनकी प्लेजेंट स्मेल थी। तो इस प्लेजेंट स्मेल की बेस पर जब हमने इसको कैरेक्टराइज किया तो पता चला कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट था एरोमेटिक कंपाउंड का, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट था वो हमारे पास बेंजीन था। अब बाद में पता चला कि ये जो बेंजीन है हमारे पास, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसको जब हमने कैरेक्टराइज किया तो पता चला कि ये जो C6H6 है इट कंसिस्ट ऑफ लो कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशो, कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो थी वो लो थी। मोर ओवर ये जो बेंजीन था C6H6 ये एक तो बहुत ज़्यादा स्टेबल था। स्टेबल होने के साथ साथ इसके जो रिएक्शंस थे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रेफर करता था, और बाद में ये भी पता चला कि जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रेफर करता था ओवर द एडिशन रिएक्शंस, तो ये जो करेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी डेवलप हुई ये बेंजीन में, ये क्यों डेवलप हुई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में? डीलोकलाइजेशन की वजह से। डीलोकलाइजेशन किसकी? पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। लेकिन आजकल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम वो तमाम कंपाउंड इंक्लूड करते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं करेक्टरिस्टिक्स में बेंजीन के साथ, जिसके अंदर हमारे पास देखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल बेंजीन की भी आ सकती है, टोलीन की भी एग्जाम्पल आ सकती है। इसी तरह हम इसमें नेफ्थलीन की एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसी तरह एंथ्रासीन की एग्जाम्पल भी इसमें आ सकती है, और फिनेंथ्रीन वगैरह भी सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड में अब आते हैं। तो हमें पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिजेंबल इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद बेंजीन। तो इस तरह के जो कंपाउंड है एरोमेटिक। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, सोर्सेज जो है एरोमेटिक कंपाउंड के हमारे पास है यहाँ पर दो हैं, एक कोल और दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम। अब पहले हम ये देखते हैं कि कोल से हम एरोमेटिक कंपाउंड को किस तरह हासिल करते हैं। अब ये जो कोल है, जब इसको हम हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर टू 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोल जो है तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। कोल गैस में, कोल तार में और कोक में। अब कोल गैस जो है ये गैशियस बाई प्रोडक्ट है। अब गैशियस बाई प्रोडक्ट जो है इसके अंदर बेसिकली मीथेन है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और अमोनिया गैस है। यानी तीन तरह की गैसें जो है इसके अंदर, चार तरह की हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, जैसा कि मीथेन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और अमोनिया। ये गैशियस बाई प्रोडक्ट है जब कोल को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह जब हम कोल तार की बात करते हैं तो कोल तार जो है दिस इज रिच इन एरोमेटिक कंपाउंड, इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं।
और जब हम कोक की बात करते हैं तो कोक जो है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड अदर मेटल्स, यानी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में एंड अदर मेटल्स, और दूसरी मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग में से यूज़ किया जाता है। यानी अब मुख्तसर से ये पता चला सोर्सेज में कोल से कि कोल जो है जब इसको हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल गैस, कोल तार एंड कोक। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। बेसिकली ये जो है हमारे पास है ये जो प्रोसेस होता है इसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं या कार्बोनाइजेशन का नाम भी देते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एरोमेटिक कंपाउंड को अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है जो हम कोल तार से हासिल कर रहे हैं ये किस तरह हमारे पास हासिल होते हैं। अब कोल तार जो है इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। अब जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास 4 तरह की फ्रैक्शंस आती हैं। अब वो जो 4 तरह की फ्रैक्शंस हैं, एक हमारे पास लाइट आयल फ्रैक्शन है, इसी तरह मिडल आयल फ्रैक्शन है और हैवी आयल फ्रैक्शन है, और 4th नंबर पे हमारे पास एंथ्रासीन आयल फ्रैक्शन है। तो ये 4 तरह की हमारे पास फ्रैक्शंस आती हैं। अब जो हमारे पास है लाइट आयल फ्रैक्शन है, इसकी डिस्टिलेशन होती है अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहले लाइट आयल फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। ये जो लाइट आयल फ्रैक्शन है इसकी डिस्टिलेशन होती है अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके नतीजे में हमारे पास जब हम इसकी लाइट आयल फ्रैक्शन की डिस्टिलेशन करते हैं अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस करती है इसके अंदर हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन इसके ज़रिए प्रोड्यूस होता है। टोलीन जो है हम इसके ज़रिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो लाइट आयल फ्रैक्शन है, इसी तरह ज़ाइलीन जो है इसकी कोई भी फॉर्म आर्थोमेटा या पैरा, और ज़ाइलीन जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा भी और भी एरोमेटिक कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो है अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड लाइट आयल फ्रैक्शन में बेंजीन की है, टोलीन की है और ज़ाइलीन की है। इसी तरह जो मिडल आयल फ्रैक्शन है, इसकी डिस्टिलेशन होती है अप टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बिटवीन 200 एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मिडल आयल फ्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास नेफ्थलीन, फिनोल और क्रीसोल 3 तरह के कंपाउंड जो है हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। यानी मिडल आयल फ्रैक्शन में हमारे पास नेफ्थलीन है जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, इसी तरह जो फिनोल है ये प्रोड्यूस होता है, और इसी तरह हमारे पास है जो क्रीसोल है ये भी प्रोड्यूस होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे पास मिडल आयल फ्रैक्शन से 3 तरह के मज़ीद एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और इसी तरह 3rd नंबर पे अगर हम हैवी आयल फ्रैक्शन की बात करें, तो जो हैवी आयल फ्रैक्शन है इसकी जो डिस्टिलेशन होती है ये बिटवीन 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी डिस्टिलेशन होती है, और इसके नतीजे में भी हमारे पास है नेफ्थलीन और क्रीसोल, ये 2 तरह के कंपाउंड जो है हमारे पास हासिल होते हैं। यानी बेसिकली
ये जो हमारे पास है कोल तार है, जब इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑयल फ्रैक्शंस इसके अंदर मौजूद होती हैं, जैसा कि लाइट ऑयल फ्रैक्शन है, इसी तरह मिडल ऑयल फ्रैक्शन है, हैवी ऑयल फ्रैक्शन है और एंथ्रासीन ऑयल फ्रैक्शन है। लाइट ऑयल फ्रैक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया बेंजीन, टोलीन और ज़ाइलिन वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। मिडल ऑयल फ्रैक्शन जो है जिसके अंदर डिस्टिलेशन को कैरी आउट किया जाता है बिटवीन 200 एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नेफ्थलीन, फिनोल और हमारे पास क्रीसोल प्रोड्यूस होता है। जो हैवी ऑयल फ्रैक्शन है ये 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब डिस्टिलेशन इसकी कराते हैं तो हमारे पास है नेफ्थलीन और क्रीसोल प्रोड्यूस होता है। फ्रैक्शन है ये फोर्थ जो है ऑयल फ्रैक्शन है। अब ये जो एंथ्रासील ऑयल फ्रैक्शन है इसकी जो डिस्टिलेशन है ये बिटवीन होती है टेम्परेचर 300 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर इसकी डिस्टिलेशन होती है और एंथ्रासीन ऑयल के अंदर एक तो एंथ्रासीन होता है, फिनेंथ्रीन होता है और कार्बाजोल होता है। यानी एंथ्रासीन ऑयल में एक तो हम एंथ्रासीन हासिल करते हैं और इसी तरह फिनेंथ्रीन हासिल करते हैं और तीसरे नंबर पे कार्बाजोल। यानी ये डिफरेंट जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली कोल तार से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है लाइट ऑयल फ्रैक्शन की। जब हम लाइट ऑयल फ्रैक्शन की बात करते हैं, पहले हमने कोल तार की बात की, इसके बाद हम बात करते हैं लाइट ऑयल फ्रैक्शन की बात करते हैं। जब हम लाइट ऑयल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो लाइट ऑयल फ्रैक्शन के अंदर है बेसिकली एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पहला काम तो ये होता है इसके अंदर हम बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। लाइट ऑयल फ्रैक्शन को ट्रीट कर देते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। जब इसे हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके नतीजे में बेसिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं ये रिमूव हो जाती हैं लाइक पायरीडीन। तो हम लिखते हैं बेसिक इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड, और जिसके अंदर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पायरीडीन है, ये बेसिक इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। इसी तरह बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद फिर हम लाइट ऑयल फ्रैक्शन को ट्रीट करते हैं, फर्दर इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ। इसी लाइट ऑयल फ्रैक्शन को जब NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं आर रिमूव्ड, वो रिमूव हो जाती हैं। अब जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं इसके अंदर हमारे पास फिनोल है। जब एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ दोनों रिमूव हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं, रीडिस्टिल करते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास है 4 तरह की ये फ्रैक्शन हासिल होती हैं। यानी एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद हमारे पास है जो डिफरेंट फ्रैक्शन हासिल होती हैं लाइट ऑयल की, वो ये हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास 90% बेंजोल है। अब ये जो 90% बेंजोल है इसके अंदर 75% बेंजीन होती है अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कंसिस्ट ऑफ 75% बेंजीन अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसके अंदर 75% बेंजीन है, टेम्परेचर के अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह सेकंड नंबर पे हमारे पास 50% बेंजोल है। ये जो 50% बेंजोल है इसके अंदर 46% बेंजीन है अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है जो है आप ये कह सकते हैं, और इसके बाद जो है एक तो ये हमारे पास बात समझ में आ गई कि इसके अंदर एक 95% बेंजोल है अप टू 75% बेंजीन है,
अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्ड नंबर पे सॉल्वेंट नेफ्था है अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी थर्ड नंबर पे इसके अंदर जो है सॉल्वेंट नेफ्था है जो कि हम हासिल करते हैं अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम बेसिकली हासिल करते हैं कोल तार से, और कोल तार को फर्दर हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं और उसके अंदर डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम डिफरेंट मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ओवर 200 एरोमेटिक कंपाउंड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। ये बात याद रखें कि जो 200 के करीब एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो कोल तार से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ताहम जो बेंजीन है, टोलीन है, ज़ाइलिन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है और कुछ हेटेरोसाइक्लिक बेसेस जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोल तार के बाद एक तो बात हमें पता चल गई कि मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं वो दो किस्म के हैं। और वो जो 2 टाइप्स के हमारे पास सोर्सेज थे जो एरोमेटिक कंपाउंड के मैंने आपको बताया था, एक तो हमारे पास कोल तार था और दूसरा हमारे पास है पेट्रोलियम था। सॉल्वेंट नेफ्था है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइट ऑयल फ्रैक्शन से अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें यहाँ तक मालूम हुआ कि बेसिकली हमारे पास जो सोर्सेज थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट वाले पेज पे पहले समझाया कि सोर्सेज हमारे पास 2 तरह के थे, कोल और पेट्रोलियम। ये सारी की सारी जो डिस्कशन थी ये कोल से रिलेटेड थी। जैसा कि मैंने आपको ये बातें समझाई कि कोल के अंदर हमने सबसे पहले कार्बोनाइजेशन की, कार्बोनाइजेशन के बाद कोल तार को ये बताया गया कि ये हमारे पास रिच था एरोमेटिक कंपाउंड में। इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस थी, लाइट आयल फ्रैक्शंस थी, मिडल आयल फ्रैक्शन थी, हैवी आयल फ्रैक्शन थी और एंथ्रासीन थी। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद फिर ये लाइट आयल फ्रैक्शन को एंड पे डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो लाइट आयल फ्रैक्शन है इसके अंदर एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इन दोनों इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। अब ये दोनों किस्म की जब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं तो पहले अगर बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है तो डाइल्यूट एसिड से ट्रीट किया, और एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को अगर हमने रिमूव करना है तो उसको बेस के साथ ट्रीट किया। जब इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई तो हमारे पास ये फ्रैक्शंस हासिल हुई। एक 90% बेंजोल था जो कि अप टू 75% जिसके अंदर बेंजीन था अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह 50% बेंजोल था, 46% उसके अंदर बेंजीन है अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरे नंबर पे इससे हमने जो एक्सट्रैक्शन की वो सॉल्वेंट नेफ्था की जो कि हमारे पास अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड थी। अब आ जाए दूसरी कैटेगरी की तरफ, यानी अब हम हासिल करते हैं, हम देखते हैं कि हम कैसे जो है बेंजीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से हम बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे पेट्रोलियम से जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपको और हम सबको ये मालूम है कि पेट्रोमीन रॉक एंड ओलियमीन ऑयल, रॉक ऑयल जो है ये हमारे पास पेट्रोलियम कहलाता है। आमतौर पर पेट्रोलियम के लिए हम गैसोलीन की टर्म भी यूज़ करते हैं, और जो गैसोलीन की टर्म होती है उसके अंदर बेसिकली एन हेक्सेन से लेकर ऑक्टेन तक तमाम हाइड्रोकार्बन को हम इन्वॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले पेट्रोलियम में हम यहाँ पर एन हेक्सेन की एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 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 और ये CH3, ये हमारे पास एन हेक्सेन है। अब करते क्या हैं, जब इसको सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पर इसके अंदर ये कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कहलाता है। अब कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में करते क्या है, यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं हम एज अ कैटलिस्ट। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। पहले तो साइक्लाइजेशन होती है, एक हाइड्रोजन हम इधर से रिमूव करते हैं और एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव करते हैं, और ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है दोबारा हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सेम कैटलिस्ट का, और -3H2 मज़ीद ये 6 हाइड्रोजन इसमें से रिमूव करते हैं और ये हमारे पास है बेंजीन बन जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि पेट्रोलियम से
हम जो है बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब पेट्रोलियम से हम बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बेसिकली कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का नाम देते हैं। अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पर हम प्रेन से कंसीडर करते हैं। CH3 CH2 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 और ये CH3 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास नेप्टेन है। अब सिमिलर वे में सेम सिचुएशन उसी तरह कैटलिस्ट जो है Cr2O3 होगा। 500 डिग्री सेंटीग्रेड उसी तरह टेम्परेचर रखेंगे। पहले -H2, ये 2 हाइड्रोजन, एक इधर से और एक इधर से, तो ये हमारे पास है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और फर्दर जो है फिर दोबारा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर इसकी एरोमेटाइजेशन कराएंगे -3H2, तो हमारे पास ये टोलिन बन जाएगा विच इज़ आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बेंजीन जो है जो हम हासिल करते हैं रिफॉर्मिंग ऑपरेशन से, ये काफ़ी कम अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू टोलिन, यानी टोलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और बेंजीन कम प्रोड्यूस होता है। यही वजह है कि टोलिन को हम दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने बेंजीन को प्रिपेयर करना है। अब रीज़न क्या होती है कि बेंजीन की डिमांड ज़्यादा है और टोलिन की डिमांड कम है, तो इसके लिए हमें हाइड्रो डी अल्काइलेशन करना पड़ता है। हाइड्रो डी अल्काइलेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और यहाँ पर जो इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है इसे हम रिमूव करते हैं। जब मिथाइल ग्रुप को हम रिमूव करते हैं हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हुए, यहाँ पर प्लाटिनम को इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। सेम उसी तरह 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो हमारे पास ये बेंजीन बन जाता है और प्लस CH4। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम हाइड्रो डी अल्काइलेशन का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम से भी हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि बेंजीन को प्रिपेयर करने के और कौन कौन से मेथड्स हैं और इसके होमोलोग का मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेंजीन के साथ मिलते जुलते हैं। अब सबसे पहला मेथड जो है प्रिपरेशन में, यहाँ पर है डीहाइड्रोजनेशन है साइक्लोहेक्सेन की। जब डीहाइड्रोजनेशन कराते हैं यानी प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास है डीहाइड्रोजनेशन का है। डीहाइड्रोजनेशन कराते हैं साइक्लोहेक्सेन की। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ये साइक्लोहेक्सेन है जिसका फार्मूला C6H12 है। अब यहाँ पर कैटलिस्ट जो हमने इस्तेमाल करना है प्लाटिनम या प्लाडियम को इस्तेमाल करना है एज अ कैटलिस्ट। 250 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर रखना है, तो डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगी और ये बेंजीन इससे प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हमने टोलिन बनाना है तो फिर हम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ले लेते हैं और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को जब हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है इसको सिमिलर वे में उसी तरह प्लाटिनम या प्लाडियम की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और ये हमारे पास है मिथाइल बेंजीन बन जाता है और प्लस है 3H2। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास है डीहाइड्रोजनेशन कहलाता है। दूसरे नंबर पे साइक्लाइजेशन है अल्केन की। अब ये जो साइक्लाइजेशन है, अब साइक्लाइजेशन के अंदर आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, यानी साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन। अल्केन में उसी तरह दो एग्जांपल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास एनहेक्सेन की है
और दूसरी एग्जाम्पल हम एन हेप्टेन की ले सकते हैं। अब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को इस तरह लिख लें आप, ये हमारे पास है एन हेक्सेन है। अब एन हेक्सेन को हमने एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर उसी तरह क्रोमियम ऑक्साइड लिख देते हैं। 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, तो ये हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी तरह अगर हम एन हेप्टेन की बात करें तो वहाँ पर टोलीन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास है एन हेप्टेन है, सेम वही कंडीशंस, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास है टोलीन प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कहने का मकसद हमारा ये है कि बेसिकली हम साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन से भी बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पर नेक्स्ट मेथड जो है ये हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अब फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से भी हम बेंजीन का होमोलॉग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, अल्काइलेशन, अब इससे भी हम बेंजीन का होमोलॉग प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन से बेंजीन का होमोलॉग हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये इंट्रोडक्शन करते हैं अल्काइल ग्रुप का बेंजीन के ऊपर। जैसा कि ये बेंजीन है, मिथाइल क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट किया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया जो कि मिथाइल बेंजीन है। तो ये प्रोसेस फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाता है। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास मेथड है यहाँ पर, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन है। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रिपेयर होती है। इसके अंदर हम यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लेते हैं और मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं। इनको ट्रीट कर देते हैं सोडियम मेटल के साथ। ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं और ये जो है हमारे पास मिथाइल बेंजीन प्रोड्यूस हो जाता है +2Na-Br। तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन है कहलाता है। ये ग्रिग्नार्ड रीजन से है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड सेंसेस है। अब यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन हमने स्टार्टिंग मटीरियल लिया, इसको हमने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर को यहाँ पर हम सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये हमारे पास है पहले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। अब ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसको फर्दर हम ट्रीट कर देते हैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टोलीन जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है +Mg-Br2। तो ये मेथड हमारे पास ग्रिग्नार्ड सेंसेस में है। इसी तरह एक और एग्जांपल है इसके अंदर, अगर हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ट्रीट कर देते हैं अलाइल ब्रोमाइड के साथ, जब अलाइल ब्रोमाइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो तब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोड्यूस हो जाती है। ये हमारे पास है अलाइल ब्रोमाइड है, इसके साथ हमने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ट्रीट किया, तो पहले ये जो अलाइल ग्रुप था इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
और ये जो हमारे पास अलाइल ग्रुप जो इसके साथ अटैच हुआ था, इसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन हो जाती है। जब इसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन होती है तो इसके नतीजे में भी बेंजीन प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल उसको हीट किया, हीट करने पर ये हमारे पास उसी तरह सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है और ये प्रोपाइल बेंजीन है प्रोड्यूस हो जाता है। 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसको हमने डाइनोफाइल के साथ ट्रीट किया, ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया, फर्दर डीहाइड्रोजनेशन कराई, बेंजाल्डिहाइड बन गया, बेंजाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराई, बेंजोइक एसिड बन गया। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, सोडियम बेंजोएट बन गया प्लस वाटर। अब ये जो सोडियम बेंजोएट है इसे हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं। सोडा लाइम बेसिकली मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। अब ये रिएक्शन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, एक तो यहाँ पर बेंजीन प्रोड्यूस हो गए और प्लस Na2CO3। सेवंथ मेथड जो है ये हमारे पास है उल्मन रिएक्शन। इसके अंदर बेसिकली हम बाइफिनाइल को प्रोड्यूस करते हैं। अब उल्मन रिएक्शन में बाइफिनाइल कैसे बनाते हैं, ये फिनाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये हमारे पास है बाइफिनाइल प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये मेथड जो है प्लस 2CuI, तो ये बाइफिनाइल को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बेंजीन को प्रिपेयर किया जा सकता है डिफरेंट मेथड से, जैसा कि पहले आप लोगों को मैंने डिस्कस कराए हुए हैं, अर्लियर क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा। एसिटाइलिन से प्रोड्यूस हो जाता है 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर उस तरह रेड हार्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं और ये बेंजीन प्रोड्यूस हो जाता है। ये मेथड ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये हमारे पास है सोडियम बेंजोएट है, इसे सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर दें तब भी बेंजीन प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह अगर फिनोल ले लें और उसे जिंक के साथ ट्रीट कर दें, ये फिनोल है, इसको हमने जिंक के साथ ट्रीट किया, हीट करने पर बेंजीन हमारे पास है प्रोड्यूस हो जाता है और प्लस है ZnO। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि बेंजीन की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। अब इन्हीं मेथड्स को मैं आपको बुक से दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। अब अगर आप बुक से इन्हीं चीज़ों को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की टर्म जो कि पेज नंबर 179 के ऊपर दी गई है। तो इसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले बताया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कि एरोमेटिक की टर्म ग्रीक वर्ड एरोमा से निकली है जिसका मतलब फ्रेगनेंस की है। ये सारी डिस्कशन इसमें हमने की। इसके बाद आपको ये बात बताने की कोशिश की कि जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जैसे कि बेंजीन, टोलीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इनको हम एरीन का नाम भी देते हैं। सोर्सेज जो थे मैंने आपको बताया था 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल की बात की जिसके अंदर मैंने आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में बताया, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाए, कोल गैस, कोल तार और कोक। फिर आपको ये बताया कि कोल तार जो है ये रिच एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं, लाइट आयल है, मिडल आयल है, हैवी आयल है और एंथ्रासीन आयल है। फिर लाइट आयल फ्रैक्शन की बात की हमने, लाइट आयल फ्रैक्शन में जो डिफरेंट फ्रैक्शंस थी उनके बारे में समझाने की कोशिश की। फिर आपको ये बताया कि तकरीबन 200 एरोमेटिक कंपाउंड को हम कोल तार से हासिल करते हैं, लेकिन बेंजीन, टोलीन, ज़ाइलीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और जो हेट्रोसाइक्लिक बेसेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पेट्रोलियम से इसकी प्रिपरेशन की बात की तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कैटालिटिक रिफार्मिंग के बारे में बताया और इसके अलावा हाइड्रो रिफार्मिंग के बारे में बताया। आपको ये बताया कि ये जो एन हेक्सेन है इसे बेंजीन में कन्वर्ट किया और इसी तरह जो एन हेप्टेन है इसे हमने टोलीन में कन्वर्ट किया। अब ये जो टोलीन है, अब क्योंकि नेचुरली अकरिंग पेट्रोलियम में
टोलिन की अमाउंट ज़्यादा है जब पेट्रोलियम से हम हासिल करते हैं, हमें चाहिए होता है बेंजीन ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रो डी अल्काइलेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन में डिफरेंट मेथड्स हमने डिस्कस किए, जैसा कि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन है, डी हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सेन की डिस्कस की, साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस करवाया, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन को हमने डिस्कस किया जिसके ज़रिए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना। इसी तरह यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट से हमने इसको प्रिपेयर किया, इसके अलावा डीज़ेल्डर रिएक्शन से इसको प्रिपेयर किया और उल्मन रिएक्शन से, और बाकी जो जनरल से मेथड्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किए हुए।